हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो भैया आपके जो टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं वो सभी रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस बात की भैया हम 100 में 100% की गारंटी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये अक्सर या तो बच्चों 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया यहां पे इसकी शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बबुआ, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से पूछेगा और पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जब ना आए। बायोलॉजी में यही तो फायदा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि भैया हाँ किसी में थ्योरी दे देगा तो किसी में न्यूमेरिकल दे देगा, किसी में डेरिवेशन दे देगा तो किसी में टेक्निकल क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें क्या घुमाएगा, कुछ नहीं। यही क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन 3-3 4-4 पेपर में फेंक दो, बस इतना सा होता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं और एकदम श्योर वाले ठोस वाले टॉपिक होते हैं। तो चलिए जानते हैं अनिषेक फलन किसे कहते हैं। नाम से ही बहुत कुछ जाहिर हो रहा है। अनिषेक यानी बिना निषेचन के। अनिषेक देखिए जनरली होता क्या है कि निषेचन के बाद क्या बनता है भैया, अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में। अंडाशय के परिपक्व भाग को ही फल कहते हैं। और उसके बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक, कभी कभार फल की परिभाषा पूछ लेता, फल किसे कहते हैं, तो अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। ठीक, यानी जब निषेचन हो जाएगा तो भैया अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में। लेकिन बच्चों क्या है कि निषेचन के बाद ध्यान से समझिएगा, निषेचन मतलब कभी कभार क्या होता है कि ये तो निषेचन के बाद फल का निर्माण हो रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी पौधे होते हैं कि बिना निषेचन का ही जब भैया फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक, लिखेंगे कि प्रायः निषेचन के बाद अंडाशय किसमें, फल में परिवर्तित होता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही भैया अंडाशय फल में बदल जाएगा। ठीक, देखो जनरली ऐसा ही होता है कि अंडाशय का ही परिपक्व भाग फल बनाता है, लेकिन यह प्रक्रिया होती कब है, जब निषेचन फर्टिलाइजेशन यानी हो जाएगा तब। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बिना निषेचन के ही जब अंडाशय फल में विकसित हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रक्रिया से जो प्राप्त फल होगा उसको अनिषेक फल कहते हैं। जैसे में भैया अगर देख लें, केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास आदि। ठीक, और अनिषेक फलन में बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अर्थात ये फल बीज रहित होते हैं। अगर आप देखें केला, ठीक, तो इसमें बीज परिपक्व नहीं होंगे भैया। पपीता हो गया तो इसके भी बीज, हालांकि इसके बीज होते हैं लेकिन जनरली ज्यादातर इनको जो तैयार किया जाता है, जो मार्केट में ज्यादा उपलब्ध होते हैं, ठीक, तो वो क्या है, बीज रहित ही होते हैं। संतरा भी हो गया, ठीक, जो देसी है तो उनमें तो बीज तैयार होता है, लेकिन ये अक्सर इनसे पौधे तैयार नहीं होते, विकसित नहीं होते हैं। ठीक, बहुत कम केसेस में होते हैं। नाशपाती हो गया, अनानास, ये सब क्या है भैया, ये अगर हम बात कर लें तो इसमें बीज उस तरह से परिपक्व नहीं होता है, यानी बीजांड बीज में नहीं बदल पाता है, अर्थात ये बीज रहित होते हैं। समझ में आ गया कि क्या है अनिषेक फलन। सीधी सी बात, कोई झंझट नहीं। जब क्या होता है, बिना निषेचन के ही भैया अंडाशय फल में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और इससे प्राप्त जो फल होगा अनिषेक फल कहलाता है। ठीक है, और बाकी जैसे हमने एग्जाम्पल देख रखा है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ। चलिए आगे आते हैं भैया। अगला है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। ठीक, कोई ऐसा साल नहीं कि जब ना पूछे जाए।
क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतने हैं। बहुभ्रूणता, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है बहुभ्रूणता। देखिए अक्सर इस दुनिया में, है ना, ऐसा होता है कि भैया जनरली जैसे कोई भी है फल, तो उसमें होता क्या है कि जैसे यहां पर एक ही भ्रूण होता है, एक भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो भ्रूण कोश होता है उसमें एक ही भ्रूण होता है, ठीक। जो कोई भी एक बीज होगा तो अक्सर एक बीज में एक ही भ्रूण क्या है, पाया जाता है। लेकिन अगर मतलब क्या हो जाए कि जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उसमें उपस्थित हो जाएं, तो यही घटना क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है, नाम है बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत सारे, ठीक है, क्या है, बहुत सारे। आई बात समझ में। और बहुभ्रूणता की बात कर ले भैया, तो जो ये बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, ये बहुविकल्पी में पूछा गया है। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किसके अंदर किया था भैया, तो संतरे में खोजा था। किसमें, संतरे में, ठीक है। आई बात समझ में। तो बहुभ्रूणता की अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्योंकि रटना नहीं भैया, इसीलिए तो हम अच्छे से आपको सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को रटने की जरूरत ना पड़े। भैया चीजें रट कर नहीं तैयार की जा सकती, हम बार बार बोलते हैं। हमने क्या बताया कि अक्सर क्या होता है, एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है। लेकिन जब क्या हो जाए कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो जाएं, तब इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था, संतरे में किया था। आई बात समझ में। तो भैया आप लिख सकते हैं कि प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। लेकिन क्या है, कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है ना। तो यहां पर वही कह रहा है कि कभी कभी एक ही बीज में भैया क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण जब विकसित हो जाएं रसगुल्लों, देन इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता की खोज की बात कर लें तो ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था भैया, संतरे में, ठीक है, यानी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक इनका पूरा नाम है। आई बात समझ में कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। वैसे तो इसकी परिभाषा एक लाइन में भी है, बट हम भैया शॉर्टकट नहीं बताएंगे, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन बोलेगा या दोहरा निषेचन बोलेगा, ठीक, शॉर्टकट में भी इसको समझा सकते थे, बट शॉर्टकट तरीका बड़ा ही मतलब ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि अक्सर ये जो टिप्पणी पूछता है ना, ये या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में, ठीक है। तो ध्यान देना कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होता क्या है, समझिएगा। देखिए पराग नलिका में 2 नर केंद्रक उपस्थित हैं और दोनों नर केंद्रक क्या होते हैं, नर युग्मक की तरह व्यवहार कर लें, तथा ये भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाए, ठीक है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाए। अर्थात यहां पर एक ही टाइम पर अगर देखें तो एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। और जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में होती है। बहुविकल्पी में पूछा गया था कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो आवृत बीजी, अनावृत बीजी। आवृत बीजी जिसमें आवरण होता है, ऐसे बीज जिनके बीजों पे आवरण हो, यानी ऊपर से क्या हो, ढके हो, ठीक है। और अनावृत यानी जिसमें कोई आवरण ही ना हो बीज के ऊपर। तो समझिए यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया देखिए पराग नलिका में, ये बोल रहा है कि पराग नलिका में, ऐसे आप समझेंगे तो समझ में आएगा, पराग नलिका में जो नर केंद्रक होगा, ठीक, पराग नलिका में नर केंद्रक जो होगा वो कह रहा है कि नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक, नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि भैया जब ये भ्रूण कोश में पहुंचता है, भ्रूण कोश में
ये नर युग्मक पहुंचेगा। तो भ्रूण कोश में भैया पहुंचने के बाद ध्यान देना, एक एक किसमें हो जाता है, तो पहला वाला जो यहां पे ध्यान देना, भ्रूण कोश में पहलने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहला जो युग्मक होगा वो किससे, वो अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। तो यहां पर एक निषेचन हो गया, ये फर्स्ट निषेचन, ठीक है। और उसके बाद बहुआ अगर ध्यान दें बच्चों, तो दूसरा जो नर युग्मक होगा, ये पहला वाला नर युग्मक है, और जो यहां पर सेकेंड नर युग्मक होगा वो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होता है, द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भैया ये क्या है, हो गया सेकेंड निषेचन। तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हुआ है, ठीक। यहां पर आप देख रहे हैं पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जा रहा है, दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जा रहा है। कहने का मतलब यहां पर एक भ्रूण कोश में क्या है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसीलिए इस घटना को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। बस इस ग्राफ से आप परिभाषा रख लीजिए। हमने बताया ना, पराग नलिका में 2 नर केंद्रक नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी कारण इसको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। है ना आसान। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे ध्यान से समझिएगा, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, कि उल्ब वेधन या उल्ब वेधन पूछता है कभी कभार, या तो कभी कभार एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इंग्लिश वर्ड है इसका। देखिए उल्ब वेधन तकनीकी होती किसे है, ध्यान से समझिएगा। देखिए उल्ब वेधन तकनीक एक ऐसी तकनीक है भैया जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान अंदर से मतलब एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन से निकाल करके गुणसूत्री विकार के बारे में पता चला, मतलब पता करते हैं कि अंदर जो गर्भ में पल रहा है शिशु कितना हेल्दी है, उसकी अवस्था के बारे में, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब कोई गुणसूत्र में अनियमितता तो नहीं है। इन सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं उल्ब वेधन। ठीक, उल्ब वेधन इसमें यही होता है। लेकिन भाई इस विधि के द्वारा अगर बात करें तो यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है, यानी लिंग का परीक्षण भी हो जाता है। यही कारण है कि इसका आज के टाइम पर बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कन्या भ्रूण हत्या के रूप में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी इस समाज में ऐसे मतलब अनपढ़ गंवार लोग पढ़े हैं या पढ़े लिखने भाई पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी क्या है एकदम जानवर जैसा सलूक करते हैं कि आज भी वो समाज क्या है बेटियों को वरीयता नहीं देते हैं उतना। लिए भाई होते ना कि हमको चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमको बेटे से मतलब है, हमको तो बेटा चाहिए भाई, हमारा वंश चला सके भाई, अपना बेटे से ही तो सब कुछ है, बेटी क्या है। अब भले बुढ़ापे में वो उनको क्या करे, खूब लठियाए, ठीक, उनकी टांग पकड़ पकड़ खिंचाई करे, बहुते मारे खूब, लेकिन फिर भी चाहिए सबको बेटा ही, बेटी नहीं। जबकि भाई बेटियां ही सबसे ज्यादा मतलब माता पिता से उनका बहुत लगाव होता है ना। उनके दर्द के बारे में सुनेंगी तो मायके से भी भाग आती हैं, लेकिन फिर भी यहां पर चाहिए सबको बेटा। तो यही सब करने यानी कन्या भ्रूण हत्या के रूप में, यानी गर्भ में ही जब बच्चियों को मार दिया जाता है तो वही कन्या भ्रूण हत्या होता है। तो क्योंकि सब पता चल जाता है कि भैया उसमें अंदर जो पल रहा है लड़का है कि लड़की, इसलिए वही चीज यानी एबॉर्शन वगैरह करवा दिया जाता है। इसलिए भैया इस प्रक्रिया को क्या है भारत सरकार द्वारा मतलब इस पे क्या है रोक लगा दिया गया है कि भैया ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर भी आज के टाइम में पैसे से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा, काम चल रहा है, यानी चोरी छुपा ये काम चलता है। ठीक, समझ में आ गया। तो अब रटने की जरूरत नहीं, अब समझिए। देखिए इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि भैया ये यूट्रस है, गर्भाशय है। अब गर्भाशय में इसमें कोई क्या है तरह से मान लेते हैं कोई भ्रूण पल रहा है, यानी कोई शिशु, क्योंकि जब तक भाई उसका जन्म ना हो शिशु अपन नहीं कह सकते हैं, वो भ्रूण ही कहलाएगा। तो इस तरह से है। ठीक, इसमें
मान लेते हैं इस तरह से पड़ा हुआ है। अब उसके बाद इसमें करते क्या हैं, इसमें होता क्या है भैया कि इंजेक्शन, मान लेते जैसे इसके चारों तरफ क्या होता है, एक झिल्ली, एक तरल पदार्थ भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। अब इसको भाई जब क्या कर लिया जाए, इंजेक्शन के माध्यम से, इस द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से भैया निकाल लिया जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया, यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें गर्भावस्था में भ्रूण की अनियमितता यानी भ्रूण में गुणसूत्री मतलब या गुणसूत्री असमानताओं को या अनियमितता को जांचा जाता है, ठीक। इसमें करते क्या है, एक इंजेक्शन यानी सुई के माध्यम से गर्भाशय से क्या करते हैं भैया, एमनियोटिक द्रव को निकाल लेते हैं। फिर उसी के आधार पर यानी उसमें जो मतलब होता है गुणसूत्र को चेक करने यानी डीएनए वगैरह सब देख करके इसके अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। फिर लेकिन हमने वही बताया ना कि इससे क्या है, लिंग की भी पहचान हो जाती है कि अंदर जो पल रहा है लड़का है कि लड़की, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के रूप में, ठीक। इसीलिए भैया इसको गवर्नमेंट द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया है, ठीक, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, ठीक। ये चीज भाई अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो कहने का मतलब यह है कि हमको जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है, ठीक। लेकिन यहां पर आदमी जानवर बन जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो लिखेंगे बबुआ, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव, मतलब ये जो द्रव भरा है ना, हमने बताया ना, ये सब साइड में जो एमनियोटिक द्रव है, इसमें एमनियोटिक द्रव को एक इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर के यानी इसका एक सैंपल लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का जो दुरुपयोग है वो कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है, ठीक। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है, यानी भारत सरकार ने क्या है ये बताया कि भैया आप लिंग की पहचान नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी है, ठीक। भाई जो जन्म ले रहा है उसको अधिकार है इस दुनिया में आने का, इस दुनिया को देखने का, आपको नहीं अधिकार है कि हाँ किसी की जिंदगी ले लो, ठीक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक। आई बात समझ में? चलिए, ये होता है उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो हम आज करवा रहे हैं, जो ज्यादातर टिप्पणी के रूप में ही पूछते हैं कि भाई इसको बोलेगा सगर्भता का चिकित्सीय समापन, या फिर बोल देगा कि चिकित्सीय समापन सगर्भता क्या है, या कभी कभार ये कुछ ना कह करके केवल इतना पूछ लेगा भैया MTP क्या है, कई बार पूछा गया है। MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल मतलब चिकित्सीय रूप में, टर्मिनेशन का मतलब समाप्त कर देना, पी यानी प्रेगनेंसी, तो इसका वही हिंदी में अर्थ हुआ कि सगर्भता चिकित्सीय समापन या चिकित्सीय सगर्भता समापन। देखिए भाई इसमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी क्या करना, गर्भ में पल रहे भ्रूण को क्या है चिकित्सीय तरीके से यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही नष्ट कर देना या समाप्त कर देना क्या कहलाता है, सगर्भता चिकित्सीय समापन कहलाता है। मतलब होता क्या है, जैसे भाई भ्रूण पल रहा है गर्भ के अंदर, वो जब क्या होता है लगभग स्टार्टिंग के 2.5 से 3 महीने के दरमियान, उस दरमियान क्या होता है वो परिपक्व नहीं रहेगा, यानी भ्रूण मतलब तैयार ही हो रहा होता है, और 9 माह में पूरी तरह तैयार होता है, तभी वो शिशु के रूप में क्या है जन्म लेता है। तो जब वो तैयार ना रहे उसके पहले ही भ्रूण को क्या है नष्ट कर देना, वही चीज जो भी इसके पहले हमने समझा रहे थे भैया कि जो एबॉर्शन वगैरह होता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। हालांकि इसको भी भैया गैर कानूनी, अभी बताया ना गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी घटना जब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जब ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है तब ये गैर कानूनी नहीं माना जाता है।
जैसे भाई किसी को मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो किसी बलात्कार की स्थिति में मान लेते हैं किसी का जैसे बलात्कार हो गया है, तो ऐसे दरमियान जो अंदर मतलब मान लेते हैं कि भैया क्या है उससे प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो तो उसको तो भाई एबॉर्शन करवाना जायज है। क्यों? क्योंकि वो समाज के निगाह में भैया क्या है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समाज एक अलग नजरिए से देखेगा उसको, उस बच्चे को, कि भैया उसके माँ बाप का ही कोई मतलब उसके पिता का ही कोई पता नहीं, तो ऐसा होता है, तो तब ये आवश्यक हो जाता है। दूसरा, तब जब मान लेते हैं कोई जन्मजात रोग हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ये अंदर पता चल जाए कि हाँ बच्चे के अंदर है, ठीक, ऐसे केसेस में इसको करवाना आवश्यक हो जाता है, तब ये गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जब डॉक्टर साहब बोल दें कि भैया माँ और इस बच्चे में कोई एक ही जिंदा रह सकता है, तो ऐसे केस में भी आप करवा सकते हैं, मतलब ऐसे केसेस में भी ये हो जाता है। ठीक, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जब ये करवाना मतलब गैर कानूनी नहीं माना जाता है। आई बात समझ में? तो भैया अब तो आप समझ सकते हैं, अब तो आप लिख सकते हैं कि गर्भा अवधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। यानी गर्भ की अवधि पूरी होने से पहले ही उसको टर्मिनेट कर देना। ठीक, और ये जो प्रक्रिया होती है प्रथम तिमाही यानी स्टार्टिंग के 3 महीने अथवा हम 12 सप्ताह तक कह सकते हैं, तक ही ये सुरक्षित होती है, क्योंकि उसके बाद फिर चाहकर भी नहीं किया जा सकता, जानलेवा हो जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह कराना आवश्यक हो जाता है। जैसे हमने बताया ना कि बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, यानी इस दरमियान जैसे प्रेगनेंसी हो जाए। दूसरा, शिशु में कोई जन्मजात रोग हो, तब भी ये करवाना आवश्यक हो जाता है। या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर, मतलब मान लेते हैं कि भैया दंपति यानी पति पत्नी को संतान नहीं चाहिए, ठीक, ऑलरेडी उनके 2 संतानें हैं और वो नहीं चाहते कि भैया हम तीसरे संतान को जन्म दें, तो ऐसे केसेस में कि है ना कि गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने के, यानी उन्होंने इस्तेमाल तो किया था, भाई मान लेते हैं कि महिला ने गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल किया है, फिर भी उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो गई है, तो ऐसे केसेस में वो अपनी स्वेच्छा से करवा सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब ये कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भैया, तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना ध्यान देना कि ये इसको एमटीपी भी बोलते हैं, एक बार थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, इसको एमटीपी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि एमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए भैया आगे देखते हैं बच्चों। अगला है, देखिए अगला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, या डीएनए इसी को अंगुली छाप बोल देता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो ये 4-4 5-5 सेट में पूछ लेता है, ऐसा ही आता है। 2022-23 को देखे ना तो 4-4 सेट में 4-4 पेपर में पूछ लिया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, या इसी को बोलेगा डीएनए अंगुली छाप, हिंदी में फिंगर प्रिंटिंग का हिंदी अंगुली छाप। ठीक, अब देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बच्चों जिसके द्वारा किसी भी खूनी, बलात्कारी या पैतृत्व या फिर हमने बताया संतान की जानकारी, ठीक, ये इनके माता पिता कौन है या फिर इनका बच्चा कौन है, तो ये सब जानकारी प्राप्त किस टेक्नोलॉजी के द्वारा होती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें करते क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह एपिसोड में, तो जहां पर कोई क्राइम हो जाए, जहां पर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो वहां पर सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे वहां कहीं बाल गिरा है, जैसे पता चले कि भैया क्या है, मांस, मतलब मान लेते हैं शरीर के टुकड़े, स्किन वगैरह कहीं पे थोड़ा बहुत मांस है, तो उसको उठाते हैं, तो उसको ले जा करके लैब में क्या करते हैं भैया, लैब में प्रोसेस होता है कि हाँ यहाँ से डीएनए को अलग करना, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे बताया था जैल विद्युत कण संचलन में बताया था, याद आया कि नहीं, उसमें फिर क्या नहीं, धोना, सुखाना, ठीक, एक एल्बुमिन पर इसको फैलाए, मतलब रात भर के लिए सुखाना, फिर क्या करना, डीएनए को लेकर के फिर जिससे संदिग्ध है, जिससे मान लेते हैं किसी पर शंका है, उसके डीएनए से मैच कराना, ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना। तो लिखेंगे किस तरह से बच्चों,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी, हमने बताया ना, खूनी हो गया, बलात्कारी, अपराधी अथवा पैतृत्व की जांच की जाती है। इस तकनीक में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। क्योंकि भैया देखिए, गुणसूत्र तो उनकी बात अलग है, लेकिन डीएनए सबका अलग होता है। ठीक, गुणसूत्र रहते हैं वही कि हाँ गुणसूत्र रहेंगे, लेकिन भले ही एक ही घर के हैं, एक ही घर में है कि हाँ सगे भाई हैं, ठीक, यहाँ तक कि जुड़वा भी संतानें हो जाएंगे, फिर भी डीएनए मैच नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पता चले भैया सबके अकाउंट खाली होते हैं, है ना, किसी का भी फिंगर काम कर जाता। तो यहां पर देखिए ये क्या होता है कि इस तकनीक के द्वारा इनकी पहचान करते हैं। अब कैसे पहचानते हैं भाई, कोई खून का कतरा है, बाल के द्वारा, लार के द्वारा भी पता हो जाएगा, या फिर जैसे स्पर्म के द्वारा, या फिर योनि जो वजाइना में लिक्विड निकलता है उसके द्वारा, मतलब इन सबसे ही क्या है सैंपल डीएनए के लिए जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया भैया। इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, हमने बताया ना कि व्यक्ति के रक्त, लार या फिर बाल हो गया, या फिर वीर्य हो गया, या फिर योनि द्रव या अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी, यानी जो संदिग्ध होता है, जिस पर हाँ संदेह रहता है कि ये क्राइम किया होगा, तो उसके भी क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं, फिर उनमें समानता को देखते हैं, यानी मैचिंग कराई जाती है। इस आधार पर ही डीएनए क्या है, मैच कराया जाता है। ठीक, तो ये तो रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको अपन बोलते हैं परख नली शिशु। ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, और ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अगर आप इसको भी देखें ना, तो कभी कभार ऐसा होता है 3-3 4-4 सेट में देगा, नहीं तो 1-2 सेट में तो डेफिनेटली श्योर है। और इस बात को अगर भैया आप देखना चाहते हैं, आप प्रूफ को आपको चाहिए, तो पिछले साल का ही पेपर उठाओ, ये मिनिमम बता रहे हैं कि 2 से 3 पेपर में तो आया ही है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक, चलिए समझते हैं कि परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को बच्चों बोलते हैं आईवीएफ तकनीक। भैया आईवीएफ क्या बोलता है, आईवीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक, क्योंकि बायोलॉजी में हमने बोला ना, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, इसको रट कर नहीं तैयार कर सकते, बस आपको सुनना है। देखिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ तकनीक नाम ही है परख नली शिशु। ठीक, अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन हिंदी में ही ऐसे पूछा था 2024 में। एक पेपर में तो भैया परख नली मतलब ये टेस्ट ट्यूब बेबी पूछा था, एक में आईवीएफ तकनीक पूछा था। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो आईवीएफ तकनीक उन दंपतियों द्वारा, यानी ऐसे पति पत्नी के द्वारा अपनाई जाती है जिनमें या तो पुरुष के इस पर मतलब पुरुष के जो सीमन होता है, वीर्य होता है, उसमें या तो शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, या तो महिला के अंदर गर्भ ठहरता ही नहीं है। तब ये तकनीक उन दंपतियों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें करते क्या है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी जितने टेम्परेचर पर स्पर्म और जो ये क्या कहते हैं ओव्यूल होते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जितने तापमान पर, उतने ही टेम्परेचर को लैब में क्रिएट किया जाता है, और उतने ही तापमान में क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को एक परख नली के अंदर निषेचित कराया जाता है। मतलब करते क्या है भैया, एक परख नली में हमने बताया ना कि इसमें क्या होगा, एक परख नली में इसमें जैसे ये मान लेते हैं कि अंडाणु हो गया, और एक यहां से शुक्राणु, तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निषेचन कराया जाता है। ठीक, एक परख नली के अंदर, और जब ये निषेचन हो जाएंगे, यानी जब बन जाएगा क्या चीज, युग्मनज, जाइगोट, तो इसको फिर से क्या करते हैं, इस भ्रूण को महिला के यूट्रस यानी गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, फिर से इसको वहीं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर फिर इसका विकास एक नॉर्मल भ्रूण की तरह एक होता है, और एक इसका जन्म भी एक नॉर्मल क्या है, बेबी की तरह होता है। ठीक है,
तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, यानी इससे जो संतान उत्पन्न होगी वही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। लिखेंगे भैया कि यह तकनीक उन दंपतियों द्वारा अर्थात ऐसे पति पत्नी द्वारा अपनाई जाती है जिनमें या तो भैया पुरुष में वीर मतलब पुरुष के वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम हो या फिर स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। ठीक, इस तकनीक में प्रयोगशाला में क्या करते हैं, पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु से एक परख नली में, नाली लिखा गया है तो नली होगा भैया, नाली नहीं, ठीक है, नाली में थोड़ी ना प्रवाहित करेंगे, तो एक परख नली में निषेचित कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद तैयार भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जहां पर भ्रूण का विकास स्त्री में एक सामान्य रूप से होता है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को ही परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो रहा आईवीएफ तकनीक। ठीक, या फिर हम कह लें परख नली शिशु या फिर कह लें भैया टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया? अगला जो टॉपिक है ये है क्रो-मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, आधुनिक मानव के बारे में क्रो-मैग्नान मानव, आधुनिक मानव से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रो-मैग्नान होता है। देखिए क्रो-मैग्नान मानव है क्या, तो इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस फॉसिलिस है। और क्रो-मैग्नान मानव जो है वो आधुनिक मानव के अधिक समीप है, यानी उसके समकक्ष में है। ठीक है, फिर आधुनिक मानव का विकास लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मैग्नान मानव से चतुर्थक कल्प में हुआ था और क्रो-मैग्नान मानव का जन्म जो लगभग 50,000 वर्ष पहले विकसित हुआ था। ठीक, यहाँ पे पूर्व होगा, विकसित हुआ। अब देखिए क्रो-मैग्नान जो मानव होते हैं भाई, वैसे तो हमने सब जितने मानव हैं सबका हमने कैटेगरी में वन शॉट में विकास वाले चैप्टर में समझा है। ठीक, बाकी ये तो टिप्पणी वाला में जो ज्यादा पूछा जाता है वो हम बता रहे हैं। अब भैया इनके लक्षण की बात कर लें तो इनकी लंबाई लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और इनका चेहरा चौड़ा, भौहें हल्की तथा जो ठोड़ी होती है, ये ठुड्डी जो होती है वो एकदम अस्पष्ट होती है। ये कला प्रेमी, बुद्धिमान और मुर्दों को दफनाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इनके अंदर कलाएं भी थी, ये बहुत कुछ बनाना जानते थे, बुद्धि इनमें क्या थी, विकसित थी। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया क्रो-मैग्नान मानव। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक है टीकाकरण क्या है। टीका व टीकाकरण पूछता है। देखिए टीका होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सीन, कभी कभार हिंदी में ही इसको वैक्सीन पूछ लेगा कि वैक्सीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीका होता क्या है भैया, तो टीका एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको सूक्ष्म जीवों द्वारा, अब ऐसे सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होते हैं जो मनुष्य के लिए भैया, जैसे हमने विभिन्न प्रकार के जो क्या कहते हैं एंजाइम्स का निर्माण होता है या प्रतिजैविक औषधियाँ, जैसे पेनिसिलिन हो गया, उसके बाद हमने बताया रेमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सब का निर्माण किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अभी कोविड काल में, कोरोना काल में भी भैया वैक्सीन का निर्माण, जैसे कोविड शील्ड था, कोवैक्सीन था, तो ये क्या थे, वैक्सीन ही थे, टीका थे। इनका निर्माण होता किससे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये उत्पन्न किए गए क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक, जो अन्य हानिकारक जीवों, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले अन्य हानिकारक जीवों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, ये टीका होता है। और जब इनको क्या करते हैं भैया, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवाहित करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे मृत निष्क्रिय, ठीक, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ को ही क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। और जब इसे शरीर में भैया प्रवेश कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अब टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों, जैसे हो गया भैया पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करता है, ये प्रदान करता है, यानी ये क्या है, एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, और टीका जो होते हैं ये स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं
बनाते हैं, जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। भाई यही तो होता है ना, जैसे पोलियो वगैरह के ड्रॉप से एक बार पिला देते हैं ना पूरी जिंदगी भर के लिए, फिर 2 बूंद जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो यहां पर वही चीज होता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए स्मृति कोशिकाएं बना लेती हैं। जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में बाहर से प्रवेश करेगा तो ये जाकर तत्काल में उनको पहचान लेंगी और वहीं पर एक एंटीबॉडी का निर्माण कर देती हैं, यानी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको और भी बढ़ा देती हैं, ठीक, ताकि वो रोगों से लड़ सके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टीकाकरण। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। आगे देखते हैं भैया, अगला है अल्कोहल। अल्कोहल के दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अल्कोहल के दुष्प्रभाव, अल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या हैं, ठीक, इसके साइड इफेक्ट क्या है आपको बताना है, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या फिर मदिरा कहते हैं, ठीक ठीक, मदिरा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ होता है, ठीक, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला यानी सबसे ज्यादा पिया जाने वाला जो पदार्थ है वो अल्कोहल ही है, ठीक। जनरली अल्कोहल में सबसे अगर बात कर ले इस्तेमाल किसका होता है तो एथिल अल्कोहल का, C2H5OH का। अब अल्कोहल के दुष्प्रभाव या कुप्रभाव क्या हैं वो जानते हैं कि अल्कोहल से क्या परेशानियां हैं, यानी क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पहला भैया, इसके प्रयोग से तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाएगा, यानी बुद्धि जो क्षमता है वो कमजोर होने लगती है, जिससे आत्म नियंत्रण में कमी होती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, अच्छे और बुरे का जो ज्ञान है वो भी समाप्त हो जाता है और एकाग्रता की कमी होती है, यानी वो किसी चीज के लिए भैया क्या है ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, यानी किसी भी चीज में वो अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भैया कि व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है, क्योंकि जितने बेवड़े लोग होते हैं ना उनको चाहिए भैया शराब, शराब नहीं मिली तो चोरी चमारी का भी क्या है सिस्टम पाल लेते हैं, यानी घर में ही चोरी करने लगते हैं, क्योंकि उनको तलब लग जाती है, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई, वही वाला मैटर हो जाता है, तो ये अपने ही घर में चोरी करने लगते हैं, ठीक है। इससे हार्ट, यहाँ पे जो हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट यानी जो भैया जिसको हार्ट अटैक या बोलते हैं हृदयघात हिंदी में कहते हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा होता है, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा जरूर। अगला है कि व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। बर्बरता का मतलब क्या है कि उसके अंदर मतलब बात बात पर उलझने की मतलब प्रवृत्ति हो जाती है, बिना मतलब किसी ना किसी से हाथापाई करेगा, लड़ाई झगड़ा करता है और हिंसा का रूप ले लेता है, यानी वो घर में भी मारपीट करेगा, उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस चाहिए शराब। तो ये अल्कोहल के दुष्प्रभाव हैं, तो आप लोग बबुआ दूर ही रहिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि कोई बस मजे में है ना, कुछ लोग आज के टाइम में तो भाई एकदम शादी विवाह में सब इसकी मजे मजे वही वाला सीन हो जाता है ना, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जिंदगी में बहुत कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, तो जहर खा करके जिंदगी बर्बाद ना करो, ठीक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए पहले, 1 मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या है, अब इसको बायोगैस कह लें या जैव गैस कह लें या फिर इसी को गोबर गैस कह लें, कई नामों से जानते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ये भी टॉपिक है। बायोगैस होता क्या है, तो भैया ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस, मीथेन, सबसे ये प्रमुख घटक होता है बायोगैस का, ठीक, सबसे प्रमुख घटक बायो, ठीक। और अक्सर ये भैया जो जानवर होते हैं, प्रमुख रूप से जानवर के मल मूत्र से ही, मल मूत्र यानी जो गोबर वगैरह होता है ना, ये मल मूत्र से ही तैयार किया जाता है, यानी इनके गोबर से तैयार होता है, इसी कारण से ही इसको गोबर गैस ही नाम दिया गया है।
क्या दिया गया है, गोबर गैस नाम दिया गया है। अब गोबर गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो भैया प्रकाश उत्पन्न करने में भी, साथ ही ईंधन के रूप में यानी खाना बनाने के रूप में भी, क्योंकि अब धीरे धीरे बायोगैस संयंत्र बहुत मतलब गांव में भी लग रहे हैं। वैसे गांव में तो भैया सबसे ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि गांव में तो हर घर में लगभग लगभग जानवर रखे हैं, और गोबर की जो उपलब्धता है ये यानी प्रॉपर तरीके से गोबर गांव में मिल जाता है, तो इसलिए ये प्लांट लगाया जा सकता है आसानी से। और इसका फायदा ये है कि भैया ये एक नेचुरल गैस है। ठीक, तो लिखना चाहेंगे, लिखेंगे कि बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, ठीक है, जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। अर्थात बायोगैस में मीथेन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। बताया ना, सबसे प्रमुख घटक मीथेन होता है। इसे गोबर से तैयार किया जाता है, इस कारण से इसे गोबर गैस भी कहते हैं। और इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने में तथा प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। अब इसको बच्चों, इस गैस के फायदे भी बहुत हैं भैया। इस गैस के जो फायदे ये हैं, इस गैस के लाभ, पहला तो प्रदूषण इससे नहीं होता, यानी धुआं वगैरह होगा ही नहीं, प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा है बच्चों कि ये जो होता है बायोगैस की बात कर लें कि मतलब ये अगर हम बात कर लें कि ये अन्य गैसों की तुलना में मतलब ये महंगा भी नहीं पड़ता है, सस्ता होता है। ठीक, और इसके द्वारा बताया ना कि जैसे खाना बनाया जा सकता है, या अन्य मतलब उपकरण भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बायोगैस के मतलब लाभ। ठीक, बायोगैस या जैवगैस के लाभ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे आते हैं भैया। अगला है बीटी फसल क्या है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। बीटी फसल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। बायो मतलब बीटी फसल, जिसको बीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस हमने बताया ना कि ये एक क्या है, जीवाणु। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, यानी जो जैव प्रौद्योगिकी है या जीनी अभियांत्रिकी है, उस तकनीक का प्रयोग करके हमने बताया है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा उसका वन शॉट अभी नहीं आया, सॉरी नहीं आया, बस आ ही जाएगा एक दो दिन के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई एक फसल की प्रजाति होती है जिसको बीटी फसल कहते हैं, क्योंकि इसको भैया बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। अब बीटी जीवाणु होता क्या है, तो ये फसल में भैया जो फसल होती है, फसल में ये बीटी जीवाणु क्या है, उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फसल को जैसे ही कोई कीड़ा खाता है, जैसे ही कोई कीट इसको खाएगा फसल को, तो उस कीट के आहार नाल में ये जो बीटी जीवाणु होता है, ये एक बीटी विष उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, बीटी विष उत्पन्न कर देता है। अब बीटी विष उत्पन्न करेगा तो उस कीड़े का जो आहार नाल है ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। अब आहार नाल फट जाएगी तो ये कीड़ा मर जाएगा, यानी इस फसल को खाएगा और खुद ही मर जाएगा। ठीक, तो ये जो मतलब इस जीवाणु के द्वारा तैयार की गई जो फसल की नस्ल है उसी को कहा जाता है बीटी फसल। तो आई बात समझ में। चलिए लिखेंगे कैसे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का, हमने बताया ना भैया कि बीटी जीवाणु यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। और यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट यानी कीड़ा फसल को खाता है तो वह यह जो विष होता है या उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, ठीक, जैसे बीटी कपास, बीटी बैंगन आदि। यानी इसके द्वारा बीटी कपास भी उत्पन्न किया जाता है, बीटी बैंगन। कभी कभार बीटी कपास ही पूछ लेता है तो पूरा का ऐसे ही लिख देना है, सेम ऐसे कि बीटी कपास एक ऐसी कपास की फसल होती है जिसे बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है जब इसको कोई कीड़ा खाता है, तो ऐसे पूरा लिख सकते हो बीटी कपास के बारे में भी।
ठीक, तो कुछ भी पूछ ले भैया, हमको घबराना नहीं है रसगुल्लों। चलिए बबुआ, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद। जैविक खाद क्या है, या जैव उर्वरक किसी को कहते हैं। जैव उर्वरक, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक, देखिए जितने टॉपिक है ना, सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं, याद रखना बबुआ। देखिए जैविक खाद या जैव उर्वरक होता क्या है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हीं को जैव उर्वरक, यानी ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैव उर्वरक हैं, जैविक खाद हैं। जैसे भी गोबर वाली खाद जो होती है, कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, भैया ये क्या है, एक जैव उर्वरक के रूप में ही होता है। ठीक भाई, इसका असर धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है रासायनिक उर्वरक की तुलना में। कभी कभार पूछता है कि भैया जैविक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर है, तो भी बताते हैं उसको भी। तो समझ में आ गया कि विभिन्न प्रकार के जीव, अभी वही बताया ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। अब इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, नील हरित शैवाल हो सकता है, माइकोराइजा होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, याद रखना। ठीक, और यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी होती है, यानी मृदा की उत्पादन क्षमता को ये बढ़ाते हैं, और ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना आदि। ये सभी क्या है भैया, जैविक मतलब उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट नहीं करते हैं। जबकि जो रासायनिक खाद होती है, जो डीएपी वगैरह इस्तेमाल की जा रही है, यूरिया, ये तो भैया बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मिट्टी है भैया वो बंजर हो जा रही है, और साथ ही साथ पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने देखा ना कि जैविक खाद जो है, या फिर कह लें जैव उर्वरक जो है, वो रासायनिक उर्वरक से कितना ज्यादा बेहतर है। ठीक, यहां पर अगर तुलना पूछ लिया जाए तो आप यहां से पूरा वही लिख देंगे कि ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी है, पूरा इतना लिख सकते हैं नीचे तक। ठीक, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला चैप्टर, मतलब अगला टॉपिक है आपका, एक मिनट भाई, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर क्या है, ये भी बहुत ही लाजवाब टॉपिक है कि बायो रिएक्टर किसे कहते हैं। बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसको अगर याद हो, वन शॉट वाले में बताए हैं बायो रिएक्टर। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी ही चैप्टर का है। बायो रिएक्टर एक बड़े पात्र या एक बड़े बर्तन की तरह होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, मानव, मैंने बताया कि कोशिकाओं, प्लांट सेल्स, इन सब के द्वारा एक मतलब इनको एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके इनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो उस मशीन को, यानी वो जो होता है जिसमें ये तैयार किया जाता है, उसी को बायो रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा रटना नहीं है, डीपली जाना नहीं है। बायो रिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे माल, मतलब कच्चे वही पदार्थ, ठीक है, कच्चे माल को या कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों या एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, और बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। और सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायो रिएक्टर कौन सा है भैया? तो वीडोलक हाउस भी है। वन शॉट में अच्छे से समझाया था इसको। ठीक, चलिए तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, बायो रिएक्टर को। ठीक है, किसको? बायो रिएक्टर को। हो गया ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा क्या है? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं?
देखिए देखिए जीन चिकित्सा नाम ही है भैया जीन चिकित्सा। देखिए जीन चिकित्सा के अंतर्गत होता क्या है, किसी व्यक्ति यानी ये भी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण जीन को किसी वांछित जीन से हेर फेर करके क्या करते हैं भैया, मतलब ये प्रक्रिया या प्रोसेस किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीन में या डीएनए में हेर फेर करके कोई बाहर से अतिरिक्त जब जीन प्रवेश करा दिया जाता है तो वो जीन अपने तरीके से उस बॉडी में रिएक्ट करेगा और ऐसे जो तैयार होती हैं प्रजातियां या जो भी जीव उसको ट्रांसजेनिक जीव बोलते हैं या पारजीनी जंतु कहते हैं। कभी कभार वो भी पूछता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, जीन चिकित्सा है क्या, लिखेंगे बच्चों कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन, हमने बताया ना कोई दोषपूर्ण जीन है, ठीक, तो उसको स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या फिर ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके क्या करता है, उसके कार्यों को संपन्न करता है। मतलब जैसे कोई दोषपूर्ण जीन है तो भैया कोई बाहर से स्वस्थ जीन प्रवेश कराएंगे तो उसको क्या करेगा, वो जो दोषपूर्ण जीन होगा उसके काम को ये खुद करेगा कि जो वो उसको करना चाहिए, ठीक। और जीन चिकित्सा का जो पहला प्रयोग है सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में यहां पर भैया क्या है, मतलब एडिनोसिन डाइएमिनेस की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक। इसको एडीए का मतलब एडिनोसिन डाइएमिनेस, एडीए, ठीक, इसको एडीए ऐसे शॉर्ट में कहा जाता है, एडिनोसिन डाइएमिनेस, ठीक। आई बात समझ में। तो ये हो जाता है भैया जीन चिकित्सा, ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए सहभोजिता क्या है, सहभोजिता किसे कहते हैं। देखिए यहां पे ये जिस चैप्टर से है उसमें 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% उनमें एक आता है, एक सहभोजिता, एक परजीविता, एक सहोपकारिता। 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहभोजिता है क्या, ध्यान से समझिए। सहभोजिता होता क्या है, तो सहभोजिता क्या है कि 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है, ठीक। जैसे भाई 2 जीव हैं, मान लेते हैं कि यहां फर्स्ट जीव है और एक क्या है, सेकंड जीव है, एक कोई सेकंड जीव है। तो 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें क्या होता है भैया, एक जीव को, जैसे 2 जीवों के बीच होने वाली, भैया ये 2 जीव हैं, इन जीवों के बीच होने वाली ये ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीवों के मतलब जीव को ना लाभ हो और ना हानि हो, ठीक। मतलब क्या है कि एक को भी पहले वाले को दूसरे के कारण तो भैया लाभ होता है, लेकिन दूसरे वाले को पहले के कारण ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, तो भैया ऐसे संबंध को ही कहते हैं सहभोजिता, ठीक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है सहभोजिता, ठीक। आई बात समझ में कि सहभोजिता 2 जीवों के बीच होने वाला ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया। जैसे यहां पर आम होता है, आम के पेड़ पर भाई ज्यादातर अमरूद वगैरह भी होता है, महुआ पे भी, बट जनरली ज्यादातर देखने को मिला है आम के पेड़ पर आर्किड होता है, उगता है, ठीक। तो आम के पेड़ पर एक आर्किड पौधा होता है जिसे गांव देश में भी देखें आप, ठीक। वो क्या करता है, उस पेड़ पर उगा होता है, आम के पेड़ पर, ठीक। तो उसको पोषण क्या है, उसकी जड़ें वायवीय होती हैं, तो उसको तो आम के कारण लाभ होगा क्योंकि आम के ऊपर ही उसका क्या है, बसेरा है, तो उसको तो भैया वहां पे शरण मिल गया है। तो यहां पर आर्किड का जो पौधा होता है उसको लाभ होगा, लेकिन आम को ना तो कोई इससे लाभ है ना हानि। इसी तरह व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली के शरीर पे बहुत सारे से छोटे छोटे सीप की तरह से बारनेकल होते हैं, उन जीव को बोलते हैं बारनेकल। तो उनके लिए तो भैया क्या है
वो उन बारनेकल के लिए जो व्हेल मछली है वो एक बसेरा है, उनका घर है, लेकिन व्हेल मछली को ना तो उनके कारण कोई लाभ है ना तो कोई नुकसान है। तो समझ में आ गया। लिखेंगे दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को ही सहभोजिता कहते हैं। जैसे आम के पेड़ पर आर्किड, ठीक इनमें संबंध। इसी तरह से भैया एक और लिख लेते हैं, जैसे भैया व्हेल तथा बारनेकल, बारनेकल में संबंध, यानी व्हेल मछली हो गई और बारनेकल। तो भैया व्हेल मछली को ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है, लेकिन बारनेकल को तो लाभ ही लाभ है। इसी तरह आर्किड को तो लाभ है लेकिन आम के पेड़ को ना तो उससे कोई लाभ है ना तो उससे कोई इसको नुकसान है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सहोपकारिता। अब देखिए सहोपकारिता क्या होता है। अभी हमने बताया कि दो जीवों के बीच जब क्या हो, ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो दूसरे को ना हानि ना लाभ, तो वो सहभोजिता है। अब सहोपकारिता क्या होता है? तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक दूसरे जीव को, मतलब एक जीव के कारण दूसरे को लाभ हो और दूसरे के कारण पहले को लाभ हो, यानी एक दोनों जीवों को लाभ हो, तो ये संबंध कहलाएगा भैया क्या चीज? सह मतलब सहोपकारिता। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसमें मान लेते हैं जैसे दो जीव हैं, इसको भैया ऐसे समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। दो जीव हैं तो भैया दो जीवों के बीच हमने बताया ना, इसमें क्या होता है भाई, इस वाले को भी लाभ हो और इस वाले को भी लाभ हो। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि पहले के कारण दूसरे को लाभ हो और दूसरे के कारण पहले को लाभ हो, तो ये संबंध जो कहलाएगा ये सहोपकारिता कहलाएगा। सहोपकारिता, ऐसे संबंध को, यानी जब दोनों जीव को एक दूसरे के कारण लाभ हो तो ये संबंध सहोपकारिता कहलाएगा। जैसे में भैया देख रहे हैं पादप तथा शैवाल, जो प्लांट्स तथा जो शैवाल होते हैं उनके बीच का संबंध। तो परिभाषा लिखेंगे, सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण क्या हो, लाभ हो। ठीक, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर ही निर्भर होती हैं, तो भैया ये संबंध कहलाएगा सहोपकारिता। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए भैया अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? परजीविता। अब परजीविता क्या होता है? देखिए परजीविता किसे कहते हैं, ध्यान से समझना भैया। परजीविता में क्या होता है, अब देखिए पहले परजीवी किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके ही भोजन प्राप्त करें या दूसरे के शरीर पर निर्भर रहते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है भैया, इसमें क्या होता है कि दो जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को भैया क्या होता है, सदैव हानि होती। ठीक है, यानी एक जीव को दूसरे के कारण लाभ हो और दूसरे को भैया पहले के कारण हानि ही हो, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं क्या, मतलब परजीविता। परजीविता बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, परजीविता। जब दोनों भाई एक को लाभ हो दूसरे को ना लाभ ना हानि, तो सहोपकारिता। ठीक है, मतलब सहभोजिता। फिर बताया कि दोनों को लाभ हो, सहोपकारिता। अब एक को लाभ हो और दूसरे को सदैव हानि हो, तो वो संबंध हो जाएगा परजीविता। जैसे मनुष्य और जू के बीच है ना, जो जुएं होते हैं सर में पड़ती हैं उनके बीच संबंध, या फिर कह लें मनुष्य और खटमल के बीच संबंध, मनुष्य और मच्छर के बीच संबंध, तो भैया उसमें तो मच्छर को तो लाभ है, मनुष्य को हानि, क्योंकि उसका खून पिया जा रहा है। इसी तरह खटमल को तो भैया लाभ ही लाभ है क्योंकि खून पी रहा है, आपको क्या लाभ है, आपकी तो हानि हो रही, खून जा रहा है। इसी तरह से भैया हमने बताया ना जू के बीच में जो संबंध होते हैं ये सबके सब परजीवी हैं। ठीक है, तो ये संबंध क्या कहलाएगा, परजीविता। तो यहां एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, जैसे
मनुष्य तथा यहाँ पे लिख सकते हैं भैया जू के बीच संबंध, संबंध, ठीक है, ये संबंध हो गया। देखिए ऐसे जीव, यहाँ जियो लिखा है, ये भैया कहाँ से जीव होगा, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अर्थात जो परजीविता होती है भैया, परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को सदैव क्या होगी भैया, हानि होगी, तो वो संबंध कहलाएगा परजीविता। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया, हमारा अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला का मतलब एक कड़ी। हमको मालूम है भैया कि इस नेचर में, इस प्रकृति में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, तभी इस नेचर का एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। जैसे बात कर लें, पेड़ पौधे हो गया भैया, मनुष्य हो गए, अन्य जीव जंतु, तो सब एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं, ठीक। चाहे वो उत्पादक, उत्पादक में कौन आता है, क्योंकि नेचर के घटक में कौन से प्रमुख हैं? तीन ही तो हैं। एक उत्पादक होता है पेड़ पौधे, दूसरा उपभोक्ता होता है जैसे हम लोग हैं, यही अन्य जीव जो हैं पेड़ों पर निर्भर हैं, तीसरा क्या है, अपघटन होते हैं, ठीक। अपघटन का मतलब जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फफूंदी वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो यही घटक प्रमुख रूप से हैं। तो भैया देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है, हमने बताया ना कि इनका भाई इस तरह से संबंध जिसमें एक ये एक चैन बन जाए कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव उसको खाता है, उसका इस तरह से, ठीक है। तो वही जो श्रृंखला बनती है उससे, तो वो उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो देखिए भैया, पादपों द्वारा भोजन पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर उसे पादपों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। अगर हम ध्यान देखें, या फिर एक और परिभाषा लिख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा उस जीव को किसी और अन्य जीव के द्वारा खाया जाता है। तो इससे जो श्रृंखला बनेगी वो खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर अपघटक होता है, जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनका पुनः चक्रण करते हैं। मतलब समझ में आया? जैसे इसमें बोल रहा है कि भैया जैसे एक एग्जाम्पल, सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, उत्पादक। अब भैया उत्पादक पे निर्भर कौन होगा, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी होते हैं, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरह से, तो उसको उतना डिटेल्स में नहीं जाना भैया। यहां से उपभोक्ता इन पर निर्भर होंगे, और उपभोक्ता पर और उत्पादक दोनों पर फिर से निर्भर कौन होते हैं, तो वो होते हैं अपघटक, अपघटक हैं। तो भैया यही तो बोल रहा है ना, यहां पर ध्यान देना। देखिए क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम स्तर होता है वो अपघटक होता है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। कहने का मतलब इसी तरह से, जैसे देखें एक श्रृंखला, जैसे आपने पढ़ा है इसके पहले प्राइमरी में भी, पर्यावरण वाला जो भाई सेक्शन होता है ना, तो उसमें चैप्टर में पढ़ा है, जैसे घास फूस है, कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। अब टिड्डे को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। तो भैया सर्प को, मतलब सॉरी, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। सर्प को कौन खाएगा, तो गिद्ध या बाज होते, उसको भी खाने वाले बड़े बड़े, ठीक है, मतलब जैसे बाज, वो क्या कहते हैं, बाघ हो गए, शेर हो गए, चीता, इस तरह से। तो ये एक क्या बन रही है, श्रृंखला, एक चैन बन रही। इसी चैन को फूड चैन कहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। यानी खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें एक जीव क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस जीव को भी किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जाता है, ठीक। तो इससे ये जो चैन बनता है यही क्या है, फूड चैन है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं रसगुल्लों। हमारा अगला टॉपिक क्या है,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया कि रेड डाटा बुक क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेड डाटा बुक है क्या? तो देखिए, रेड डाटा बुक ये एक किताब होती है, IUCN संस्था के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, यानी क्या है, इस प्रकृति के जो भी जीव हैं उनको संरक्षित या सुरक्षित करने की एक संस्था होती है। ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा जारी की गई एक किताब होती है जिसमें सारे प्रजातियों का आंकड़ा होता है, इसमें उनका पूरा विवरण होता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, कौन सी प्रजाति में भविष्य में संकट आ सकता है। तो इस सब का लेखा जोखा इस किताब के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो ये IUCN जो संस्था है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक, समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया कि IUCN द्वारा जारी की गई यह एक ऐसी किताब होती है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया, यानी इन सबका ब्यौरा जो है इस किताब में होता है। ठीक है, इसी तो पता चल पाता है ना कि कितने जीव विलुप्त हो गए हैं, कितने विलुप्ति होने के कगार पे हैं, किसको किस श्रेणी में रखना है। ठीक, यही भाई इस किताब के द्वारा ही पूरा आंकड़ा देखते हैं। ठीक है, कि जैसे होता ना, बता देते हैं कि अब इतने ही बाघ बचे रह गए हैं, इतने ये जीव बचे हैं, कैसे पता चलता है? ये सब किताबों का, ये किताब है उसी में सारा आंकड़ा दर्ज होता है। ठीक है, देखिए, तो उसके बाद भैया ये जो किताब होती है उससे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, और रेड डाटा बुक की सहायता से ही हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से ही हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से भैया बचा सकते हैं। और संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे बात कर लें, एक सींग वाला गेंडा, कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर शेर आदि हैं। ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी जो अभी बहुत ही सीमित संख्या में है और भविष्य में इनमें बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह से हम और भी आपके जो 2 नंबर 4 मतलब 2 से 3 उसके बाद 5 नंबर वाले ऐसे सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और 1 मिलियन तक अपना यूट्यूब परिवार जल्द से जल्द कर दीजिए। हमें भी भाई, हमारी दिली तमन्ना है कि 1 मिलियन जल्द से जल्द देखें। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।